नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आज इस साल के आखिरी दिन कैबिनेट की बैठक की जा रही होगी आज, और सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा सरकार ऊर्जा जो कर्मचारी हैं उनकी मांग पर कैबिनेट में चर्चा होगी, उस पर भी मुहर लग सकती है। तो ये आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में नए साल का कुछ तोहफा आज धामी कैबिनेट दे सकती है। इसमें कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और आज उस पर मुहर लगेगी। साल के आखिरी दिन ये आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें माना जा रहा है कि राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर मुहर लग सकती है। ऊर्जा कर्मियों की मांग पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। और तो ये महत्वपूर्ण बैठक है और आज देखना ये होगा कि आज इस बैठक में क्या नए साल का तोहफा उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। तो आज की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी और जिसमें कई अहम प्रस्ताव को लाया जाएगा और उस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। और जिसमें जो सबसे बड़ी बात है, सरकारी जो नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है। राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। ऊर्जा जो कर्मचारी हैं उनकी मांग पर भी विचार किया जा सकता है और उनको भी बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो ये तमाम वो जो प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी, वो प्रस्ताव लाए जाएंगे और उस पर मुहर लग सकती है। और हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। रोहित, जिस तरीके से आज इस साल का आखिरी दिन है और ये आखिरी बैठक इस साल की होने वाली है, तो क्या माना जाए कि नए साल का कुछ तोहफा उत्तराखंड के लोगों को धामी कैबिनेट की तरफ से मिल सकता है? अंजनी, आज की अंतिम बैठक है। इसमें सरकार की पूरे मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। नई स्वास्थ्य नीति को लेकर भी मंजूरी की है। ऊर्जा निगम के जो कार्मिक लंबी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, समय समय पर उनके आंदोलन को हमने देखा है, उनको लेकर भी चर्चा सरकार की तरफ से कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नई स्वास्थ्य नीति को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ ही अंजलि, जो पेयजल निगम के जो तमाम कर्मचारी हैं, करीब 2800 कर्मचारी पूरे प्रदेश में हैं, जो पिछले लंबे समय से अपने वेतन और पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पेंशन को ट्रेजरी के माध्यम से सरकार द्वारा रिलीज किया जाए और पेयजल निगम का राजकीकरण किया जाए। इस संबंध में क्योंकि 2 महीना पहले जो प्रदेश के पेयजल मंत्री हैं बिशन सिंह चुफाल, उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन अभी तक उसका गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। तो सरकार इस विषय को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो तमाम पेयजल निगम के कर्मचारी हैं कि अगर सरकार ने जल्द आचार संहिता से पहले उनकी मांगों को नहीं माना तो प्रदेश के घर घर से नलों से पानी गायब हो जाएगा। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये आंदोलन जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है, प्रदेश व्यापी आंदोलन है। इस विषय को गंभीरता से मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया जाएगा। उसके साथ ही करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर सरकार मुहर लगा सकती है। जो प्रस्ताव लोक लुभावन होंगे, जन कल्याणकारी होंगे, उन पर भी सरकार के द्वारा मुहर लगाई जाएगी। अच्छा रोहित, क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है कि क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है उसको भी कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। क्या माना जा रहा है कि आज इस पर भी मुहर लग सकती है, कुछ तोहफा मिल सकता है? बिल्कुल साफ तौर पर नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर जो तमाम बेरोजगार युवा हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। सरकार हालांकि आश्वासन देती रही है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब चूंकि मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक होगी, इस सरकार की आखिरी बैठक है, आचार संहिता कुछ ही दिनों बाद लग जाएगी, तो जाहिर तौर पर उसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है कि नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा। अच्छा, जो ऊर्जा कर्मचारी हैं, ऊर्जा कर्मचारियों की भी काफी मांग थी। अच्छा, हमने देखा है रोहित, पिछले अगर हम 4-6 महीने की बात करें तो अलग अलग विभाग के लोग जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे और मुख्यमंत्री लगातार मान मनोवल की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो ऊर्जा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मांग को लेकर क्या इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, कुछ प्रस्ताव उस पर पास हो सकता है क्या? बिल्कुल अंजलि, देखिए उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के 3 निगम हैं। ऊर्जा निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उसके साथ ही एक निगम और भी है। तो उसके जो तमाम कर्मचारी हैं, वेतन, पेंशन और तमाम मांगों को लेकर समय समय पर पिछले 5 सालों में उन्होंने अनशन किया, आमरण अनशन किया, धरने पर बैठे। फिर लगातार सरकार द्वारा उनसे
उन्हें आश्वस्त किया गया, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। लिहाजा ये अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक है, तो इस पर भी गंभीरता से चिंतन मंथन होगा। करीब 2.5 घंटे ये मैराथन कैबिनेट बैठक चलेगी और उसके बाद सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता है और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन रोहित देखिए, बड़ी चुनौती ये भी होगी कि हमने देखा कि चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के आखिरी साल में तमाम विभाग के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य विभाग महकमे के लोग हों, अलग अलग जो विभाग के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी के पास एक बड़ी चुनौती होगी, कैसे लोगों को मनाएं, समझाएं और फिर ताकि इन लोगों की नाराजगी जो है 2022 में भारी न पड़े। तो देखिए अंजनी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इन 21 सालों में कांग्रेस बीजेपी अगल बगल के सरकारें बनती रही। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा स्तर पर हावी रहा। जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई वो अगला कार्यकाल अपना रिपीट नहीं कर पाई। तो इस मिथक को इस बार बीजेपी तोड़ना चाहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक है। तो जैसा कि लोक निभावक प्रस्ताव, जन कल्याणकारी प्रस्ताव, तमाम जो मांगे जो हैं अलग अलग विभाग के कर्मियों द्वारा की जा रही है, उन पर बहुत पहले से ही चिंतन मंथन चल रहा है और आज एक फाइनल बैठक मंत्रिमंडल की होगी जिस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है रोहित, आज जो बैठक है उससे बड़ी उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि आज चूंकि आखिरी बैठक है तो ऐसे में नए साल का तोहफा मुख्यमंत्री धामी दे सकते हैं उत्तराखंड के लोगों को। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है। इसका आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव का, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री धामी संबोधित करेंगे। तो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे और वहां पर भी उनका एक कार्यक्रम है ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज का ये, और वहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचने वाले हैं। और संजय पुंडीर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, मुख्यमंत्री धामी पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है आज वहां पे? बिल्कुल अंजनी, आपको बता दें सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना की तरह अपने शासकीय कार्य देहरादून में निपटाएंगे। उसके बाद एक देहरादून में ही बैठक है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 2:00 पर हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले भल्ला स्टेडियम में आएंगे, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे। उसके बाद ये एक ऋषिकुल विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, जहां आजादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। इनके दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने वो कर ली है। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद। हालांकि ये आजादी का अमृत महोत्सव आज जो कार्यक्रम है, इसमें कई बड़े साधु संत और हरिद्वार के जो जुनू अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज है, उनके साथ साथ तमाम बड़े साधु संत भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जी अंजलि। अच्छा संजय, सवाल ये भी है कि जो देवस्थानम नीति थी, बोर्ड का गठन किया गया था, उस पर साधु संत काफी नाराज थे, लेकिन जिस तरीके से इस फैसले को मुख्यमंत्री ने वापस लिया था, तो माना जाए कि संतों में जो एक बड़ा वर्ग है वो काफी खुश है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उन लोगों से भी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज और साधु संत लगातार सालों तक एक विरोध प्रदर्शन करते रहे और लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करते रहे, ऐसे चुनावी माहौल है और लगातार ही जो पुष्कर सिंह धामी है उन्हें उनकी बातों का संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं वो देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। हालांकि लगातार ही जिस तरीके से साधु संतों में खुशी की लहर है, हालांकि सबसे पहले भंग होते ही साधु संतों द्वारा एक कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें कहीं ना कहीं इनका धन्यवाद किया गया था, इनका स्वागत किया गया था। हालांकि आगामी 2022 के चुनाव है, ऐसे में धामी सरकार ने यह फैसला लिया है, कहीं ना कहीं अपने नफे नुकसान को देखते हुए लिया है और इसका वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जिस तरीके से साधु संत लगातार ही कह रहे थे अगर देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये फैसला अपने नफे नुकसान को देख के लिया हुआ। हालांकि इसका असर भी 2022 के चुनाव में अंजलि देखने को मिलेगा साहब। ठीक, ऋषिकुल जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, आज वहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में साधु संत भी रहेंगे, यानी उनका भी आशीर्वाद आज मुख्यमंत्री को मिलेगा। जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई थी। हालांकि चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से लगातार ही पुष्कर सिंह धामी जनता
के बीच पहुंच रहे हैं। आज हरिद्वार पहुंचेंगे तो वहां साधु संतों से मुलाकात के साथ साथ सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जाएगा और यहाँ पे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रह सकते हैं और तमाम जो साधु संत है उनका आज आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इस संतों के आशीर्वाद लेने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचते रहते हैं और आज इनका बड़ा ही अहम दौरा बताया जा रहा है। जी अच्छा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर क्या कार्यक्रम है? क्या जो आयुर्वेद के कॉलेज में जा रहे हैं वहां पर भी कुछ ऐसा कार्यक्रम है? बिल्कुल, आयुर्वेद कॉलेज है। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, ऐसे में कई इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। और हालांकि आजादी का अमृत महोत्सव जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है इसमें हरिद्वार के कई साधु संत और बड़े जो साधु संत है उनका आशीर्वाद लेंगे और इसी कार्यक्रम को लेकर हालांकि कई दिनों पहले से जो साधु संतों की तैयारियां थी वो चल रही थी। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2:45 पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे उनके आने से पहले स्वागत के लिए भी कई तमाम तैयारियां यहाँ साधु संतों ने की है। जी अंजनी। चलिए संजय, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आप बता दें कि उत्तराखंड में कल से विजय संकल्प यात्रा का अंतिम चरण होगा। राष्ट्रीय महामंत्री चरणचूक और दुष्यंत गौतम इसमें शिरकत करेंगे। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और 2 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस यात्रा में शामिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे विजय संकल्प यात्रा में शिरकत और 3 दिसंबर को मनोज तिवारी विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। 4 दिसंबर को विजय संकल्प यात्रा का कुमाऊं में समापन होगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा का समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। नितिन गडकरी यात्रा समापन समारोह में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 6 दिसंबर को गढ़वाल मंडल में विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वाल मंडल में यात्रा का समापन करेंगे। तो यानी ये जो विजय संकल्प यात्रा है उसका जब समापन होगा तो तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी एक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। जब हमारे राज्य का बजट जैसी वर्ष बनाया जा रहा था उस समय हमारा राज्य चाहे वो नाबार्ड के द्वारा कुछ योजनाएं हों, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, ग्रामीण मिशन का क्षेत्र हो, हमारा सड़कों का हो और जमीन का क्षेत्र हो, पर्यटन का हो, ऊर्जा का हो, चाहे कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी व्यवस्थाएं कैसे सबसे अच्छी हो, उसके लिए हमने सभी विभागों को, जितने भी हमारे विभाग हैं उन सभी विभागों को हमने कहा है कि अपना एक रोड मैप अगले 10 सालों का होगा और 10 सालों के रोड मैप के आधार पर हम आगे तो जो हमारी गतिविधियां चलने वाली हैं, हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं, सरकार के जितने भी काम चलने वाले हैं, हम उनको 10 सालों के कार्यक्रम में हम उनको सम्मिलित करना चाहते हैं। उसके आधार पर विजन देकर रोड मैप देकर हम आगे होता है। तो उसमें सभी के अंदर हमने 4 विचारों की चर्चाएं इसमें आयोजित कर रही है। एक तो हमने बहुत सभी लोगों को बुलाया, काफी शिक्षा मंत्रियों के कुलपति में भी आए थे, बहुत सारे के भी लोग थे, नीति आयोग के जो हमारे उपाध्यक्ष राजीव जी पूरे दिन यहाँ रहे। हमने 2 सेशनों में इस कार्यक्रम को चलाया। इसके पीछे हमारा हेतु है कि जो हमारा काम चल रहा है, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाबार्ड भी अच्छा काम कर रहा है, लगातार नाबार्ड के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमारी आ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप प्रमोट कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज हमारे में मतलब स्वरोजगार का बहुत बड़ा काम उनके द्वारा होगा। हजारों में लाखों लोगों को सीधे सीधे रोजगार से लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत सारा काम अभी हमें करना है, बहुत सारा काम हमारा बचा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री की भी अपेक्षा है कि जब हम अपने राज्य का राज्य स्थापना का हम 25वां वर्ष से मना रहे हैं, बजट जैसी वर्ष से मना रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य में से राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उस क्षेत्र में हमारी योजनाएं
लंबे तक जाएंगे और हमारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं अल्पकालीन होकर वो दीर्घकालीन है, जिसमें कि छोटे किसान जिनके पास कम जमीन है कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, कैसे नई टेक्नोलॉजी से उन्हें फायदा हो। हमें सोचना होगा कि क्या हम इस कार्य को कर सकते हैं और कैसे इसको धरातल को कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। और देहरादून में उन्होंने ये बात कही कि हमारे काम की तारीफ आज हर कोई कर रहा है, नीति आयोग भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी काफी खुश हैं उनके मार्गदर्शन में जो काम किया जा रहा है। एक तो रोजगार युवाओं को दिया जा रहा है, इसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा विजय संकल्प यात्रा भी जो बीजेपी की निकाली जा रही है उसको लेकर तमाम दिग्गज उत्तराखंड में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता। रोहित, विजय संकल्प यात्रा जो उत्तराखंड के कोने कोने में निकाली जा रही है, अब जब उसके समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसमें माना जा रहा है कि कई दिग्गज जो होंगे वो उत्तराखंड में आएंगे। बिल्कुल अंजनी, अभी हमने सुना, देखिए मुख्यमंत्री ने किस तरह से अपना कहा है कि उत्तराखंड सरकार लगातार जो है हर क्षेत्र में काम कर रही है, बेहतर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं भी प्रदेश में संचालित हो रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं भी संचालित हो रही हैं। तो ये विजय संकल्प यात्रा जो है जिसका आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल से, हरिद्वार से किया था। कुमाऊं मंडल से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस यात्रा का आगाज 19 दिसंबर से किया था। करीब 2300 किलोमीटर की यात्रा ने अपना जो पूरा कर लिया है और करीब ये 43 विधानसभा क्षेत्रों तक ये विजय संकल्प यात्रा पहुंची है, जिसमें विजय संकल्प रथों के माध्यम से एलईडी एक तरह से ये वाहन है, उनमें वीडियो के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। अब चूंकि ये यात्रा 3 दिन के विराम पर थी, कल से इस यात्रा का फिर से शुभारंभ हो जाएगा। कल जो राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं तरुण चुग और दुष्यंत गौतम जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी हैं, वो इस यात्रा में शिरकत करेंगे। 2 तारीख को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। दोनों ही बड़े नेता इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में जनता से आशीर्वाद करेंगे। 3 तारीख को दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा समय में सांसद मनोज तिवारी उत्तराखंड आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 तारीख को केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कुमाऊं मंडल के खटीमा विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर इस जनसंकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। 6 तारीख को गढ़वाल मंडल में इसका उत्तरकाशी जिले में इस यात्रा का समापन होगा और एक जनसभा भी संबोधित की जाएगी। और पूरे इस 1 हफ्ते के चरण में जो ये अंतिम चरण है, इसमें केंद्र सरकार के जो तमाम नेता हैं वो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश में क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रदेश में करीब 5 सालों में। ठीक है, चलिए आएंगे रोहित, आपके पास आएंगे। तो विजय संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की जीत के पहरम जो परचम लहराने की पूरी कवायद की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय कर लिए गए हैं। आचार संहिता से पहले कांग्रेस इन नामों का ऐलान कर सकती है और बीते दिनों दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। एक मैराथन बैठक में सभी नामों पर विचार किया गया है। नाम की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। आचार संहिता लगने से पहले सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का चयन कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आचार संहिता लगने से पहले माना जा रहा है कि सभी नामों का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए नाम तय कर लिए गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी बहुत होती है और ऐसे में नाम तभी ऐलान किया जाएगा जब आचार संहिता या चुनाव का ऐलान हो जाए, उसके कुछ दिन पहले या उसी वक्त किया जाएगा। हफ्ते मैक्सिमम में आचार संहिता लग जाएगी और जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरमैन है अविनाश पांडे, वो पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में सक्रिय हैं। उत्तराखंड के तमाम जो पर्वतीय जिले हैं, तमाम जो मैदानी जिले हैं, वहां पर उन्होंने भ्रमण किया है
जो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अलग अलग विधानसभा सीटों से दावेदारी प्रस्तुत की है, तो मौके पर पहुंच के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभाओं में पहुंचकर अश्विनी पांडे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जनता से फीडबैक लिया कि जो संबंधित दावेदार है उसकी सक्रियता प्रदेश में कितनी है, विधानसभा में कितनी है, 2 साल कोविड काल के दौरान इसने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया, कांग्रेस के लिए उसने अभी तक क्या कुछ किया, 5 साल के भीतर कांग्रेस के प्रति कितना वफादार रहा। ये तमाम पैमाने रहे हैं और जो तमाम दावेदार थे जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, अविनाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर सभी दावेदारों का एक तरह से साक्षात्कार भी किया, उनका इंटरव्यू भी लिया। एक हफ्ते बाद फिर कांग्रेस के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर भी सभी दावेदारों को बुलाया गया और सभी से उनका इंटरव्यू लिया गया कि उन्होंने 5 साल के भीतर प्रदेश में अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में क्या कुछ काम किए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, कोविड काल के दौरान जनता के बीच कितना सक्रिय रहे हैं। तो ये तमाम पैमाने हैं टिकट वितरण को लेकर। अभी एक दिन पहले 29 तारीख को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है अविनाश पांडे, उनके नेतृत्व में यह बैठक हुई। तो सीएम और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, गणेश गोजिया, नेता प्रीतम सिंह, ये तमाम। चलिए रोहित, ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से अब यहाँ पर अब बहुत जल्द जो उम्मीदवार उनके नाम का ऐलान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। कांग्रेस ने भी उत्तराखंड सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण श्रेणी में नौकरियां न होने, सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री यशपाल आर ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है। अब देखिए, अच्छा होता कि पहले चुनाव से 2-3 साल पहले अगर ये इस तरह की घोषणाएं होती तो धरातल पर दिखाई देती, लेकिन चुनाव जो करीब है, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है जल्दी ही, कुछ दिनों में ही। इस तरह की घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। जनता सब जानती है ये चुनावी शगुफे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, और जहाँ तक विकास की बात है, विकास का जो उनका अवधारणा है बिल्कुल निर्मूल है। कहीं उसकी कोई जगह नहीं, धरातल पर जगह ही नहीं है। खोखले वायदे, खोखले नारे, सबका साथ सबका विकास, ये सारे जितने भी इनकी ये स्लोगन्स हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, न इनमें कुछ भरोसा कर। तो 4.5 साल उसी सरकार में सत्ता की मलाई खाने के बाद करें कोई विकास नहीं हुआ, अब कांग्रेस में शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की बड़ी रफ्तार, बड़ी खबर आ रही है। IIM के 3 छात्र समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 59 नए मामले आए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और राज्य में अब 255 एक्टिव मामले हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना और ओमिक्रॉन का अटैक देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है और अब जो खबर आ रही है, IIM के 3 छात्र समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में 59 मामले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन कितना जागरूक है, कितना सतर्क है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत। इनसे बात करते हैं कि कोरोना से लेकर क्या तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जो नया वर्ष आने वाला है, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इसके सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, और ये जो वेरिएंट है इसके फैलने की इस समय सबसे ज़्यादा संभावना है। तो शासन ने जो भी इसके बारे में गाइडलाइन लागू की हैं, जिसमें कि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो होटल्स वगैरह हैं उनमें पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि जिन लोगों की वहाँ पर बुकिंग्स हैं उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए, या 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का जो इस प्रकार का आयोजन है वो ना किया जाए। तो हम लोग इसको सख्ती से लागू करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके पालन के लिए भी हम लोग जहां एक और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों का चालान कर रहे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य से लगते हुए तमाम बॉर्डर, हरिद्वार से लगते हुए तमाम बॉर्डर, नया साल है, लोग देवभूमि का रुख करेंगे, तो बॉर्डरों पर किस तरह की तैयारियां हैं? उत्तराखंड में प्रवेश के लिए जो शासन ने मानक निर्धारित किए हैं कि 72 आवर्स RT-PCR रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। और जिन लोगों की इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं है उनके खिलाफ उनका या तो वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है या उनको वापस किया जा रहा है। जो परिवहन है, जो बसें आती है, उनको जो यात्री होते हैं उनमें किस तरह की टेस्टिंग है? मैंने आपसे बताया ना कि उसमें एक तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो हम करा रहे हैं, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि वो आदमी नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव है तो स्वास्थ्य विभाग अकॉर्डिंगली अपनी कार्रवाई कर रहा है।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार ही लोगों को जागरूक कर रही है और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यात्री हैं, उनकी भी 72 घंटे पहली रिपोर्ट जांच कर ही उनको उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। अपने सहयोगी प्रवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। तो उत्तराखंड में कोरोना पांव पसार रहा है और ऐसे में नया साल है और नए साल के जश्न मनाने के लिए तमाम लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हो। संजय, देखिए, तमाम लोग तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोग वहां पहुंच भी चुके हैं, कुछ लोग आज जाने की तैयारी में हैं। तो ऐसे में भीड़ है और कोरोना दोबारा वहां दस्तक दे रहा है, पांव पसारता जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए अंजनी, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ही ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन लगातार ही लोगों को जागरूक कर रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यानी ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अब उत्तराखंड में भी अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसमें साफ तौर पर नया साल है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख करेंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन ने रूट भी डाइवर्ट किया है ताकि जो लोग हैं वो कम देवभूमि का रुख करें। हालांकि जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए तमाम गाइडलाइन जारी की है और लोगों से अपील के साथ साथ लोगों पर कार्यवाही भी की जा रही है जो लोग बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि धर्मगिरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ सभी बॉर्डरों पर देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम तो है ही, साथ साथ पुलिस उनके साथ मौजूद है और लोगों से पूछ रही है कि आपकी वजह क्या है और किस कारण से आप उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आगे बढ़ते हैं, चमोली से खबर है जहां पर हेलंगमार मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से 300 जो टूरिस्ट हैं वो रास्ते में फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रोड पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, वो फंस गए हैं। तो चमोली में भूस्खलन हुआ है जिसके वजह से जो टूरिस्ट हैं वो फंस गए हैं क्योंकि आवागमन वो पूरी तरीके से प्रभावी हो गया है।